नमस्कार दोस्तों, मैं राज नरवरे आपके अपने YouTube चैनल आर के कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एमपी कांस्टेबल के जीके का जो है वो पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग और हर ऑप्शन का बहुत अच्छे से जो है एनालिसिस देखेंगे। हर ऑप्शन को बहुत अच्छे से जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इससे पहले आज हम लोग 27 अगस्त 2017 का पेपर देखने वाले हैं। कब का? 27 अगस्त 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। इसके पहले के जितने भी पेपर हैं सारे जो हैं चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एमपी कांस्टेबल करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप सारे वीडियो जो है देख सकते हैं जीके के। ओके, इसके साथ साथ रीजनिंग के भी अपलोड हो चुके हैं, व्यापम प्रीवियस ईयर पेपर करके वहाँ पर रीजनिंग के, तो वहाँ पर भी आप लोग जाकर जो है देख सकते हैं किसके, रीजनिंग के लिए। ये हमारा जो है जीके की सीरीज़ है, रीजनिंग की भी चल रही है और जल्द ही हम लोग मैथ्स की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। बस आप लोग चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको जो है वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडीब कहा था? किसको कहा था? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान? अरब देशों ने अरबों ने किसे कहा था सेरेंडीब? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान? तो आपका जो है सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रीलंका को जो है अरबों ने सेरेंडीब कहा था। देखिए आंसर हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि श्रीलंका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। जब हमारी बात अगर श्रीलंका की आती है तो श्रीलंका के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और खासकर व्यापम के एग्जाम में। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धन कोटे। क्या नाम है? जयवर्धन कोटे। लेकिन इसके आगे श्री आपको लगाना है। पहले जयवर्धन कोटे थी, अब उसे कहा जाता है श्री जयवर्धन कोटे जो है श्रीलंका की राजधानी। देखिए मेरे दोस्त, आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको बताते चलूंगा। करंट के क्वेश्चन भी इसके साथ जो है इंक्लूड करते चलूंगा। तो बस आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए, आपको सारे फैक्ट यहाँ पर पता चल जाएंगे। जब बात करते हैं कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, श्री जयवर्धन कोटे। इसके पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो थी। क्या थी? कोलंबो थी। और ये एक बंदरगाह है, सबसे बड़ा नगर अगर बात करें, श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर अगर बात करें तो वो उसमें कोलंबो का नाम आएगा और ये एक बंदरगाह भी है। ठीक है, चलो दो फैक्ट हमें पता हो गए। इसके साथ साथ हम बता दें कि श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जो है जाना जाता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। करंट से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश है उनके मुख्यमंत्री, और ये जो आपको है पता होना चाहिए। तो यहाँ के पीएम की अगर बात करें हम, मुख्यमंत्री में बोल रहा था, प्रधानमंत्री, पीएम जो है, पीएम की प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें हम तो महिंद्रा राजपक्षे। क्या है? महिंद्रा राजपक्षे, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे जो है इनका नाम है, जो यहाँ के पीएम हैं। बात करते हैं प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की। किसकी बात करते हैं? प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो है यहाँ पे गोताबाया राजपक्षे। क्या है? गोताबाया राजपक्षे। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, राजपक्षे याद रख लेंगे, लेकिन बेटा यहाँ पर कंफ्यूज होगा। दोनों ऑप्शन में आपको जरूर मिलेंगे। जब भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ऑप्शन में दोनों होगा, दोनों होंगे, महिंद्रा राजपक्षे भी होगा, गोताबाया राजपक्षे। तो आपको याद रखना है कि महिंद्रा राजपक्षे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, और प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, गोताबाया राजपक्षे है। नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, राइटिंग में अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं, बस आप लोग नोट करते चलिएगा। ओके, तो हमने श्रीलंका से रिलेटेड जो फैक्ट थे सारे हमने देख लिए। ऐसे ही हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। बस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको इस बार श्रीलंका के बारे में ये क्वेश्चन बने हैं तो मैंने जो बताया वो क्वेश्चन अब बन सकते
है। चलो बात करते हैं आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है। अक्सर ये न्यूज़ में रहता है, अक्सर जो है न्यूज़ में जो है ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। क्वेश्चन की अगर बात नहीं कह सकते हम, इस मंदिर के बारे में अक्सर न्यूज़ में रहता है कि आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है। गणेश भगवान शिव, इंद्र, बालाजी, किसकी? तो यहाँ पर है बालाजी जो है आंसर आपका राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा बालाजी। ओके, अब बात कर रहे हैं मेरे दोस्त हम लोग आंध्र प्रदेश की। जब हमारे पास स्टेट आंध्र प्रदेश आ गया तो आंध्र प्रदेश के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। मंदिर के बारे में तो हमने बता दिया कि यहाँ पर भगवान बालाजी की जो है पूजा की जाती है, लेकिन अब आपको आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो करंट में अगर बात करें हम आंध्र प्रदेश की, तो भैया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है ये आपसे जरूर पूछेगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भैया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगमोहन रेड्डी जी। कौन है? जगमोहन रेड्डी। ओके, नोट कर लीजिए, कौन है? जगमोहन रेड्डी जी। आंध्र प्रदेश के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। कौन है? जगमोहन रेड्डी। बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल की, तो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। क्या कौन है राज्यपाल? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप लोग कि मुख्यमंत्री है जगमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। खास बात यहाँ पर करंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बनेगा ही बनेगा, कोई ना कोई एग्जाम में पूछेगा मेरे दोस्त। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अक्सर बच्चे हैदराबाद लगा देंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी हम लोग अमरावती लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अमरावती। नोट करेंगे हम लोग। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या करेंगे? अमरावती। देखो, हमारे देश का पहला एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानी बनी है। कितनी राजधानी? 3 राजधानी है, अलग अलग 3 राजधानी है। एक तो अमरावती, आपको अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो अमरावती लगाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानी है, तो वो है आंध्र प्रदेश। कौन कौन सी 3 राजधानी है भैया? एक तो अमरावती हो गई, दूसरी हो गई हमारी विशाखापट्टनम। क्या हो गई? विशाखापट्टनम। ओके, दूसरी राजधानी हो गई विशाखापट्टनम, जो बंदरगाह है आपको पता होना चाहिए। तीसरी और एक राजधानी है, इसे हम लोग कहेंगे कुर्नूल। क्या कहेंगे? कुर्नूल। ये 3 राजधानी जो है आंध्र प्रदेश की ही है। ये तीनों राजधानी किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। लेकिन मोस्ट एक अगर कॉमनली पूछा जाए तो अमरावती लगाना है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन आता है तो ये भी आप लगा सकते हैं, विशाखापट्टनम भी और कुर्नूल भी। ठीक है, देखिए बेटा, वीडियो में क्वेश्चन कम सॉल्व होंगे लेकिन बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। हर ऑप्शन का सटीक और विश्लेषण जो है यहाँ पर मैंने अपने थंबनेल में देखा होगा। हर ऑप्शन का सटीक विश्लेषण आपको यहाँ पर मिलेगा। हर ऑप्शन को अच्छे से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। चलो ठीक है, ओके। अब बात करते हैं भैया कपिल धारा, मंदार और दुग्ध धारा में क्या समानता है। थोड़ा सा इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक की है, आप लोग समझ पढ़ने की के लिए थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। कपिल धारा, मंदार और दुग्ध धारा, इनका लिखने का मतलब था ये क्या है बताइए आप लोग। सभी सहायक नदियाँ हैं क्या? सभी ज्वार नदमुख है क्या? सभी डेल्टा हैं या सभी झरने हैं? क्या है? और आपको पता है अगर आप एमपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो कपिल धारा, मंदार और दुग्ध धारा तीनों क्या है? ये जलप्रपात है, झरने हैं। तीनों क्या है? जलप्रपात है, झरने हैं। ठीक है, इतना आपको पता है। लेकिन कौन सी नदी के पर है ये तीनों झरने? कौन सी नदी पर? देखिए, अब यहाँ पर ये पूछ लिया, लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो गया मेरे दोस्त। यही क्वेश्चन नहीं आएगा, अब क्वेश्चन इसी से रिलेटेड घुमा के पूछा जाएगा। कौन सी नदी पर है तीनों झरने? तीनों झरने हैं नर्मदा नदी पर। इतना तो आपको पता होगा। जिन्हें हम मध्य प्रदेश की गंगा अगर कहें, जीवनदायिनी नदी अगर कहें, तो नर्मदा नदी है। और ये तीनों जो हैं इसी नदी पर हैं,
नर्मदा नदी पर। लेकिन कहाँ कहाँ है ये भी पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है, मंदार जलप्रपात कहाँ है और दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ है, तीनों के क्वेश्चन बनते हैं। कपिलधारा जलप्रपात की अगर बात करें तो अमरकंटक के पास है। कहाँ पे है, अमरकंटक के पास है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। मंदार जलप्रपात की अगर बात करें तो इसके लिए आपको खंडवा लगाना है। कहाँ क्या लगाना है, खंडवा जिले में लगाना है। और दुग्धधारा अगर बात करें तो जबलपुर आपको पता होना चाहिए। बेड़ा घाट पर जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात या दुग्धधारा जलप्रपात की अगर बात करें तो वो कहाँ मिलेगा, जबलपुर में मिलेगा। देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से सारे फैक्ट जो है यहाँ पर देख लिए कि तीनों जलप्रपात नर्मदा नदी पर होंगे। कहाँ कहाँ होंगे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होंगे मैंने बता दिए। कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक, मंदार खंडवा और दुग्धधारा जबलपुर। सारे फैक्ट जो है आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। इतने हर एक फैक्ट को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। ऐसा विश्लेषण, ऐसा एनालिसिस आपको कोई नहीं बताएगा। अगर बता दिया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। हर वीडियो में आपको कोई ना कोई पेपर को हर कोई सॉल्व करके बता रहा है, हर कोई यूट्यूब पर आपको पेपर सॉल्व करके मिलेगा, लेकिन ऐसा हर एक ऑप्शन का विश्लेषण नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो बस यही मेरा कहना है कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए और एक कब मैं अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो बस वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, चलो बात करते हैं। अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं? केनरा बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक। कौन से बैंक की जो है प्रथम अध्यक्ष जो है बनी है, कौन? अरुंधति भट्टाचार्य। तो देखिए मेरे दोस्त, अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक की अध्यक्ष थी। 2017 में स्टेट बैंक की अध्यक्ष थी। और ये चीज देखो उस टाइम तो ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन एक चीज ये बनेगा, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है मेरा दोस्त। कौन बनी है? प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, तो वो भी है स्टेट बैंक की, है ना। स्टेट बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो क्या नाम लगाना है आपको? अरुंधति भट्टाचार्य लगाना है। लेकिन मेरे दोस्त अगर करंट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी करंट में एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो अभी करंट में एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश, नोट कर लीजिए, दिनेश कुमार खारा। क्या नाम रखना है? दिनेश कुमार खारा। इतना आप लोग याद रख लीजिए। यहाँ खारा भी अगर आपने याद रख लिया तो आपका यहाँ क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं इसके डायरेक्टर कौन है भैया, प्रबंध निदेशक कौन है? तो प्रबंध निदेशक अगर बात करें एसबीआई के तो वो है अश्विन भाटिया। क्या नाम है इनका? अश्विनी भाटिया। क्या नाम है? अश्विनी भाटिया। देखिए मेरे दोस्त थोड़ा कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ये हमारे अध्यक्ष हैं, दिनेश कुमार खारा जी अध्यक्ष हैं और अश्विनी भाटिया जी क्या है? निदेशक है, डायरेक्टर है। ओके, चलो ठीक है। बात करते हैं नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा है? बारना बांध, तिगरा बांध, बरगी बांध या सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध आपको बताना है। देखिए मेरे दोस्त, नर्मदा नदी की अगर बात करें तो सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है। बात करते हैं सरदार सरोवर बांध के बारे में, हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। तो सरदार सरोवर बांध अगर बात करते हैं तो ये कौन सी नदी पर है? नर्मदा पर, ये आपको पता चल गया। लेकिन कौन से राज्य में है? गुजरात में है। कौन से राज्य में है? गुजरात में है, गुजरात में है। ओके, इतना तो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चल बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। तो इसकी ऊंचाई जो है 138 मीटर की है। कितनी है? 138 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और ये समझ लीजिए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कितने? भारत का अगर कहें तो दूसरा सबसे बड़ा बांध। मध्य प्रदेश का अगर बात करें, नर्मदा नदी पर अगर बात करें तो नर्मदा नदी पर पहला सबसे बड़ा बांध अगर है तो वो है नर्मदा, ये सरदार सरोवर। और दूसरा अगर बड़ा बांध कहे तो ये है महेश्वर। कौन सा है? महेश्वर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, महेश्वर जो है नर्मदा नदी पर दूसरा सबसे बड़ा बांध है। पहला कौन सा है? सरदार सरोवर, ठीक है। और भारत में बात करें तो भारत में सरदार सरोवर का नंबर कितने पे आता है? दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये फैक्ट जो है यहाँ से आपको याद रखना। देखिए हमने सरदार सरोवर बांध के बारे में जो है जानकारी ले ली, ठीक है।
अब बात करते हैं जो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास है बारना बांध। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर बारना बांध कहाँ पे है। तो बारना बांध जो है वो है रायसेन में। कहाँ पे है? बारना बांध है रायसेन में। रायसेन में है कौन सी नदी पर? बारना नदी पर ही है। कौन सी नदी? बरना नदी। जो डैम का नाम है, जो बांध का नाम है, उसी नदी पर जो है ये स्थित है। और कौन से जिले में? रायसेन जिले में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं तिगरा बांध की। तो ये तिगरा बांध मेरे दोस्त ग्वालियर के पास है। कहाँ पे है? ग्वालियर के पास है। एक सांक करके नदी है, वहां पर जो है ये तिगरा बांध है और इसमें मीठा पानी जो है पाया जाता है, ठीक है। इतने फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बरगी डैम कहाँ पे है? बरगी डैम कहाँ पे है? तो मेरे दोस्त ये भी नर्मदा ही नदी पर है। कौन सी नदी पर है बरगी डैम? नर्मदा नदी पर। लेकिन है कहाँ पे? जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में। सांस्कृतिक राजधानी अगर पूछा जाए तो हम किसे कहते हैं? जबलपुर को कहते हैं मेरे दोस्त। एक संभाग है, एक डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर, जिसे सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। और यहीं पर जो है क्या है? बरगी डैम भी है। अभी हमने जबलपुर के बारे में देखा था, बेड़ाघाट जो है यहाँ पर पाया फेमस है। संगमरमर जो है बेड़ाघाट में पाया जाता है। और बरगी डैम यहाँ पर है। धुआंधार जलप्रपात जो है यहाँ पर है जबलपुर में। तो ये सभी फैक्ट जो है आपको नोट करते जाना है और अपने माइंड में रिकॉल करते जाना है, याद करते जाना है। जितनी बार आप याद करोगे उतनी जल्दी जो है क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का खालिस्तान में अनुमोदन किया। भैया 2014, 2002, 2010 या 2017 कब किया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किया था। कब किया था? 2017 में जो है नई स्वास्थ्य नीति आई थी। कब हुई थी? 2017 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 2017 का करेंट का क्वेश्चन था। अब कभी पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके के इससे, ठीक है। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। भैया देखिए, स्टेट बैंक का अध्यक्ष आपसे पूछ लिया, अब आपसे पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आपको याद रखने हैं। कंपनी के गवर्नर अध्यक्ष जो है याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो भैया उस समय जो थे उर्जित पटेल थे। उस समय कौन थे? उर्जित पटेल थे। लेकिन अभी भी क्या उर्जित पटेल है क्या? नहीं, अभी कौन है? शक्तिकांत दास। याद रखना है आपको, शक्तिकांत दास, ठीक है। नोट कर लीजिए क्या नाम है? शक्तिकांत दास जो हैं 25वें नंबर के। कौन से नंबर के? ये भी याद रखना है, 25वें नंबर के जो है हमारे रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर है। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? वी डी सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या लाल कृष्ण आडवाणी? बीजेपी की बात करते हैं, हमारे देश की अभी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। ओके, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां हैं, उसमें जो चल रही है अभी बीजेपी है। सब बड़ी पार्टियों में बीजेपी कांग्रेस दोनों है, जिसमें बड़ी है बीजेपी अभी, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी थी। जब हमारा देश आजाद हुआ तब तो कांग्रेस पार्टी थी ना, लेकिन बीजेपी बाद में आई। तो इसके संस्थापक कौन है भैया? वी डी सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या लाल कृष्ण आडवाणी? बहुत से बच्चे इसमें गलत करेंगे, बहुत से बच्चे इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम जो है लगा देंगे, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा थर्ड वाला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो है संस्थापक कहे जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको कुछ फैक्ट जो है इसमें आपको बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। देखिए, अगर बात करें तो 1980 में वैसे तो बीजेपी की स्थापना की गई थी। कब? 1980 में, जब इसके अध्यक्ष जो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब इसकी स्थापना की गई थी 1980 में, तो अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन मेरे दोस्त, बीजेपी की स्थापना के पहले एक और भी कुछ बनाया गया था, जिसे हम कहते हैं भारतीय जनसंघ। क्या कहते हैं? भारतीय जनसंघ,
ठीक है। ये जो है ये एक तरीके से बीजेपी थी, लेकिन इसे पहले भारतीय जनसंघ कहा जाता था और उसी का रूप जो है बीजेपी है। तो ये जो भारतीय जनसंघ है ये किसने बनाया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के नाम से इन्हें ही जाना जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। ठीक है। लेकिन अगर बात हम करते हैं बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री, भैया बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए ना मेरे दोस्त, तो आप लगाइएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे। कब बने थे? 1996 में, 1996 में पहले प्रधानमंत्री बने थे बीजेपी से। लेकिन इनकी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, सबसे कम 13 दिन में जो है इनकी सरकार गिर गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है। इनका नाम तो आपको पता ही होगा, हमारे यहाँ ग्वालियर में जो है इनका जन्म हुआ था और 25 दिसंबर को इनके जन्मदिन पर जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट तो हम लोग और कभी भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात आएगी तो हम लोग फिर देखेंगे, लेकिन इतने फैक्ट जो है यहाँ से आपको याद रखने ही रखने हैं। ओके, चलो ठीक है। मेन चीज़ आपको याद रखनी है अटल बिहारी वाजपेयी या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है। अगर देखिए 1980 के बाद की अगर बात करते हैं तो बात आती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, लेकिन भारतीय संघ की अगर जनसंघ की अगर बात करते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम आता है। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? भैया साक्षी मलिक, कविता दलाल, गीता फोगाट या बबीता फोगाट, कौन है जो पहले ही बार ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला पहलवान ने पहली बार भारत के लिए जो है पदक जीत कर लाया था? उनका नाम है साक्षी मलिक। क्या नाम है इनका? साक्षी मलिक, आपको पता होगा। ठीक है। अब बात करते हैं साक्षी मलिक, आपको पता होगा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया कि साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? पहलवानी से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि साक्षी मलिक कहाँ से हैं, कौन से राज्य से हैं? तो साक्षी मलिक जो है हरियाणा से है। कौन से राज्य से हैं? हरियाणा से है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बनेगा कि भैया जो मेडल आया था ना हमारे लिए इसमें ओलंपिक खेलों में, जो सबसे पहला मेडल आया था ना, वो कौन से ओलंपिक खेल में आया था? कौन से ओलंपिक खेल में आया था? रियो डी जेनेरियो वाला, ब्राज़ील का जो रियो डी जेनेरियो वाला 2016 का जो ओलंपिक हुआ था ना मेरे दोस्त, उसमें साक्षी मलिक ने पहली बार जो है पदक जीता था। पहली बार की अगर बात करें तो पहली ऐसी पहलवान है मेरे दोस्त, पहली पहलवान है हमारे देश की जिन्होंने ये पदक जीता था। और कौन सा पदक था ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था, रजत नहीं, इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। ओके, चलो ये इतने फैक्ट जो हैं आपको याद रखने हैं। रख सकते हो। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? कहाँ से हैं साक्षी मलिक? हरियाणा से हैं। 2016 में रियो डी जेनेरियो में जो है इन्होंने पदक जीता था। और कौन सा जीता था? कांस्य पदक जीता था। और ये भारत की पहली पहलवान हैं जो ओलंपिक में पदक लेकर आई हैं, जिन्होंने ओलंपिक खेल में भारत का नाम रोशन किया है। इतने फैक्ट जो है यहाँ से आपको याद रखने हैं। देखिए कितना अच्छे तरीके से हम सारे फैक्ट जो है देखते चल रहे हैं मेरे दोस्त। सारे फैक्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सभी फैक्ट आपको बार बार जब हम रिपीट करेंगे ना हर टेस्ट में, हर पेपर में, तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर याद हो जाएंगे, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम यहाँ से निकाला गया। कहाँ से निकाला गया भैया? डिगबोई से, कोयले या अंकलेश्वर या बॉम्बे हाई, कहाँ से निकाला गया? सर्वप्रथम पेट्रोलियम कहाँ से निकाला गया? ये निकाला गया डिगबोई से सबसे पहले। कहाँ पे है भैया डिगबोई? डिगबोई है हमारे असम में। कहाँ पे है सर डिगबोई? कहाँ पे है डिगबोई? जो है असम में है, इसे आपको याद रखना है। और आसाम की से तेल नगरी भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आसाम की तेल नगरी किसे कहा जाता है, क्या कि आसाम की तेल नगरी किसे कहा जाता है, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? आप ऑप्शन लगाओगे डिगबोई को आसाम की तेल नगरी कहा जाता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं हम लोग देख चुके हैं। आप लोग जो है सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। वीडियो धीरे धीरे करके सारे वीडियो हम अपलोड करेंगे, बस आप लोग देखते रहिए, आपको नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेगा। बात करते हैं कि निम्न में से किस जिले के गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया?
देखिए ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था 2017 का, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कौन से जो गांव हैं जिन्हें क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया, सिद्धि, सागर, सतना या दमोह। तो इसमें से एक तो सतना आपका राइट हो जाएगा, एक ऑप्शन सतना आपका राइट हो जाएगा। लेकिन हमारे 3 जिले हैं जो इसके अंतर्गत है, एक सतना है, दूसरा राजगढ़ है, एक सतना है, दूसरा राजगढ़ है और तीसरा क्या है, सीहोर है। तीसरा क्या है, सीहोर है। तीनों को जो है क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका गुफाएं किस जिले में है भैया? ग्वालियर में, उज्जैन में, सांची में या रायसेन में? किस जिले में है भीमबेटका की गुफाएं? किस जिले में है? ग्वालियर में है, उज्जैन में, सांची में या रायसेन है? तो भीमबेटका की गुफाएं आपको मिलेगी कहाँ पे? रायसेन जिले के अंतर्गत। कहाँ पे मिलेगी? रायसेन जिले के अंतर्गत। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। उज्जैन में क्या है भैया? महाकालेश्वर का मंदिर, आपको पता है उज्जैन में क्या है? महाकालेश्वर का मंदिर है। क्षिप्रा नदी के किनारे जो है उज्जैन स्थित है। सांची में क्या है? सांची का स्तूप है। ग्वालियर के किलों का जिब्राल्टर जिसे कहा जाता है वो कहाँ पे? ग्वालियर में है। इतना तो सबको पता है, लेकिन एक बार हम लोग इस चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। ये रीजनिंग के क्वेश्चन सब आपको मिल जाएंगे, इसके लिए परेशान मत होइएगा। धीरे धीरे सारे वीडियो जो हैं हमारे अपलोड होते जा रहे हैं। बात करते हैं 26वां क्वेश्चन है कि भारत की खोज के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। भैया भारत की खोज के लेखक जो हैं आर के नारायण, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या अरुंधति राय? कौन है भारत की खोज के लेखक? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसमें नाम आ जाता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें की खोज किसने की थी? या सॉरी, की खोज नहीं, कि बुक जो है लिखी किसने थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, भारत एक खोज। इनकी कुछ और बुक जो है हम लोग यहाँ पर एक चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। इस बुक को जो है ना, अहमदनगर के एक किला है जहाँ पर इन्होंने 5 वर्ष के कारावास के दिन, 5 वर्ष नहीं कह सकते, 5 महीना, कितना, 5 मंथ के कारावास के दिन अहमदनगर के एक किले में जो है इन्होंने ये बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलो और कुछ बुक, इंपॉर्टेंट बुक जो है हम बता देते हैं आपको जवाहरलाल नेहरू की। सबसे पहले तो एक आपने स्टोरी सुनी होगी, स्कूल में सुना होगा, पिता के का पत्र पुत्री के नाम। क्या सुना होगा? ये पढ़ा भी होगा, पिता के पत्र पुत्री के नाम। अगर पढ़ा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये वाली जो है एक पत्र लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब लिखा था मेरे दोस्त? नैनीताल जेल में थे। कब थे, कहाँ थे? नैनीताल जेल में जो थे। कब? 1928 में। 1928 में नैनीताल जेल से इन्होंने अपनी पुत्री को एक पत्र लिखा था। जो पत्र का नाम, जो पत्र क्या था? पत्र था पिता के पत्र पुत्री के नाम। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है और ये किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ओके, अपनी पुत्री इंदिरा को जो है ये पत्र लिखा था उन्होंने। ठीक है, नैनीताल जेल से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है तीसरी अगर बुक की बात करें तो विश्व इतिहास की झलक कहा जाता है। विश्व इतिहास, नोट कर लीजिए आप लोग, विश्व इतिहास की झलक क्या कहेंगे हम? विश्व इतिहास की झलक अगर बात करें, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड, ये भी किनकी कृति है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कृति है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक है जो आपको याद रखनी है, वो है मेरी कहानी, NIO, ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम कहेंगे हिंदी में मेरी कहानी। ये भी किनकी है? मेरी कहानी जो है ये भी किनकी है? ये भी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो ये सारी बुक्स जो हैं आपको याद रखनी है कि 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम आपको बताना है। जजिया, जौहर, दिन ए इलाही या खारज? तो इनका नाम है दिन ए इलाही। थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाता है कि पूरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा में चुना जाने वाला एक सदस्य खालिस्तान की अवधि के लिए सेवारत होता है। कितनी अवधि तक जो है ये अपने पद पर रह सकता है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष या 6 वर्ष? देखिए इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6 वर्ष। राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं अपने पद पर 6 वर्ष के लिए रहते हैं, लेकिन
लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, अगर लोकसभा के पूछा जाए आपसे, तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपको पता है हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, सांसद का चुनाव हर 5 वर्ष के बाद होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका कार्यकाल 5 वर्ष के तक ही होता है। अगर 5 वर्ष के बाद ये खत्म हो जाती है, लोकसभा का कार्यकाल, इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, ये अपने पद पर बने नहीं रहते। जब नए सांसद बनेंगे तब नए प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर जो है अपने पद को जो है ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के जो है ये सदस्य कितने होते हैं? 6 साल के लिए जो है अपने पद पर होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के सदस्य कभी भी, मतलब सदस्य की अगर बात करें तो ये कभी राज्यसभा कभी बंद नहीं होती। राज्यसभा क्या होती है? कभी बंद या विघटित हम कहते हैं तो ये नहीं होती। इनमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है, देखो राज्यसभा के अगर सदस्य की बात करें तो टोटल सदस्य राज्यसभा में 245 होते हैं। अभी कितने हैं? 245। अधिकतम 250 हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। लेकिन अभी कितने हैं? 245 हैं, जिनमें से 233 जो हैं, कितने? 233 जो है, 233 जो है ये निर्वाचित होते हैं। कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं। बाकी जो 12 सदस्य हैं मेरे दोस्त, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या पूछा जाए तो कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है, और टोटल अगर सदस्य पूछा जाए राज्यसभा में तो कितने होंगे? 245 होंगे। पूछे जा सकते हैं मेरे दोस्त, याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में, 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब जब ये 245 सदस्य अभी जो है हमारे राज्यसभा में हैं, तो ये 245 सदस्य एक साथ 6 साल के बाद रिटायर नहीं हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि सेवानिवृत्त नहीं हो जाएंगे। पूरे के पूरे जो है 245 के 45 जो है एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते। इनमें क्या होता है कि हर 2 साल के बाद 1/3 जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। कितने? हर 2 साल के बाद 1/3 जो है रिटायर हो जाते हैं। दूसरे जो है 1/3 जो दूसरा भाग जो है आ जाता है, और कोई जो है इनके लिए जो है चुनाव हो जाता है और किसी का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि कितने हो जाते हैं? 1/3 हर 2 साल, मतलब एक साल में 1/3, दूसरे साल 1/3, तीसरे साल 1/3। अगर टोटल हम करें तो टोटल मिला के 6 साल में पूरे सदस्य जो हैं ये क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे धीरे धीरे करके। सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर हो जाएंगे। कितने साल में? 6 साल में। 1/3 1/3 1/3 करके, और इनकी जगह दूसरे आते रहते हैं। 1/3 जाएंगे तो 1/3 दूसरे जो हैं यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो ये आपको यहाँ पर फैक्ट याद रखने हैं। और जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना है? 6 वर्ष जो है याद है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? राज्यसभा का सभापति हमारा जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। हमेशा जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। और अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी। और वही जो है राज्यसभा के उपसभापति हैं, सभापति है कौन है? वेंकैया नायडू जी। तो इतने फैक्ट जो है आपको यहाँ से याद रखने। बात करते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खालिस्तान राज्य में स्थित है। भैया बताइए, उत्तराखंड, असम, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी आपको महाराष्ट्र में। 4th ऑप्शन याद हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र खड़गवासला में आपको मिलेगी रक्षा एकेडमी। या फिर आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नेशनल डिफेंस एकेडमी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, एनडीए नाम सुना होगा ना आपने, एनडीए। तो ये जो है आपको कहाँ पे मिलेगी? महाराष्ट्र में। ये एनडीए आपने नाम सुना होगा। इसी नेशनल डिफेंस एकेडमी का फुल फॉर्म होता, एनडीए का फुल फॉर्म ही होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो, ये है 32 क्वेश्चन। देखते हैं कि मैकमोहन रेखा खालिस्तान एवं खालिस्तान की सीमा को विभाजित करता है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मैकमोहन रेखा खालिस्तान एवं खालिस्तान की सीमा को विभाजित करता है। भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, या फिर भारत नेपाल, या भारत एवं बांग्लादेश। तो देखिए, मैकमोहन रेखा की अगर बात की जाए ना मेरे दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में। किसके बीच? भारत और चाइना की। लेकिन अगर पूछ लिया जाए, अब क्वेश्चन आपसे बनेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा।
कौन सी रेखा है? रेड क्लिप रेखा। जो रेड क्लिप थे ना, इन्होंने ही जो है ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच बनाई थी, उन्हीं के नाम पर ये रेखा रखी गई है, रेड क्लिप रेखा। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो उन्होंने एक लाइन बना दी कि भाई यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम जो है इधर रहेंगे और हिंदू वाले लोग हैं हिंदुस्तान में रहेंगे। तो इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? रेड क्लिप रेखा के नाम से देखा जाता है, इन्हें रेड क्लिप रेखा जो है कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भैया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कौन? अफगानिस्तान, आप लोग नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अगर रेखा पूछा जाए तो आप इसे क्या कहोगे? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है वो रेखा है ढूंढ रेखा। कौन सी रेखा है? ढूंढ रेखा कहा जाता है उसे। तीनों क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। चलो बात करते हैं, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना खालिस्तान में की थी, कन्याकुमारी, बेलूर, हावड़ा या शिकागो? कहाँ पर की थी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना? ये की थी भैया बेलूर में। कहाँ पे की थी? सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बेलूर में। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और भी बनते हैं। देखो, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने अपना जो भाषण दिया था ना, शिकागो में दिया था। कहाँ पे दिया था? शिकागो ने दिया था। और एक क्वेश्चन बनता है कि रामकृष्ण जो है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के नाम पर जो है स्थापना की गई थी रामकृष्ण मिशन की, जो कहाँ पे की थी? बेलूर में की थी। कहाँ पे की थी? बेलूर में की थी। इतने फैक्ट जो है आपको यहाँ से याद रखना है। क्या क्या बता दिया मैंने? यहीं से आपको पता चल गया विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण। सबसे पहले उन्होंने भाषण कहाँ दिया था? शिकागो में। और स्थापना कहाँ पे हुई रामकृष्ण मिशन की? बेलूर में। इतने फैक्ट जो है आपको यहाँ से याद रखने हैं। बात करते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक किन्हें श्वेत क्रांति के जनक मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, एच.एम. दलाया, त्रिभुवन दास पटेल या वर्गीस कुरियन? किसे जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया? श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। तो इतने फैक्ट जो हैं आपको यहाँ से याद रखने हैं। और एक ये लास्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मेनका गांधी या मेधा पाटकर? बता दीजिए जल्दी से, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किन्होंने की थी? किन्होंने की थी? किन्होंने सोचा था भैया कि सरदार सरोवर बांध बनना चाहिए? वो है जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जीके के जितने क्वेश्चन थे मेरे दोस्त, सारे क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर देख लिए। ठीक है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, 5-10 मिनट, बट सारे क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर कवर कर लिए। साइंस के लिए हम अलग से सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें सिर्फ साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो बस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ दिल से लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं, और इससे अच्छे तरीके से सारे फैक्ट जो है हम लोग देखेंगे। मिनिमम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे, अगली बार से जल्दी करेंगे और मिनिमम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं हम आपसे, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।